हे देयर एवरीवन, दिस इज़ योर टोबी। तो हम लेके आए हैं यहाँ पे गेट के लिए प्रैक्टिस सीरीज़। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी और आपको मज़ा आया होगा और आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे लगे होंगे जो आपके गेट के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे और रिवीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस टॉपिक। और डीबीएमएस में मोस्टली मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊं और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे रिवीजन करें। अगर आपने डीबीएमएस पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे आके रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पे जब हमने पढ़ा होता है तो हम उसको दोबारा से देखते हैं, उस टॉपिक को, उस कोर्स को, तो हमारे दिमाग से कम्प्लीटली जा चुका होता है। तो आप यहाँ पे आके रिवीजन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डीबीएमएस टॉपिक। तो मैंने ले लिया, कलर चेंज कर लिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे आज देखेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम आप सबको तो पता ही होगा बेसिक डीबीएमएस का। डेफिनेटली हम सब ने अपने कोर्स में या इंजीनियरिंग में या फिर बीसीएमसी में पढ़ा ही होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे मान लो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक्स वाई जी। मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ एक्स वाई जी नाम का। तो इस सॉफ्टवेयर में हमको डेफिनेटली डेटा से डील तो करना ही होगा। तो हमारे पास हम इस डेटा से डील कैसे करेंगे? बेसिकली मैं डेटा को कहाँ स्टोर करा सकता हूँ? मैं डेटा को स्टोर करा सकता हूँ फाइल्स में और अपने हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में डायरेक्टली। बट यहाँ पे हमको किस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा था? यहाँ पे हमको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था जिससे हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर कराते हैं डायरेक्टली फाइल में और अपने हार्ड डिस्क में, तो जो इसका मैनेज करने की कॉस्ट थी वो हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा आ जा रही थी। क्योंकि अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करेंगे फाइल में तो हमको वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होगी। मतलब जस्ट स्टोरिंग द डेटा ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, हमको जस्ट डेटा, किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा स्टोर करने के लिए पूरा एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसके लिए हमारे पास क्या आया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो ये सारी फंक्शनैलिटी हमको प्रोवाइड कर देता है ताकि हमको डायरेक्टली ये सब कुछ अपने फ्लैट फाइल सिस्टम में ना स्टोर करके हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जैसे मान लो कि मेरा सॉफ्टवेयर है और इधर मान लिया मैंने यूज़र है। अब यूज़र क्या करेगा? अपना डेटा देगा डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा फाइल में। मतलब हम डायरेक्टली फाइल और फ्लैट फाइल सिस्टम से डील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक एजेंट, एक इंटरमीडिएटरी को बोल रहे हैं कि ये डेटा मैंने आपको दिया, ये सेट ऑफ डेटा मैंने आपको दिया, आप इसको लेके जाओ फाइल में, कैसे भी स्टोर करो, इसको हैंडल करो। और ये हमको वो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है ये सॉफ्टवेयर पैकेज, जिससे हम अपने डेटा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज की वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है और कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटा को मैनेज करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो ये था अपना डीबीएमएस का ओवरव्यू। बेसिकली पहले हमारे पास, जैसे मान लो कि हमें कोई छोटे स्केल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे मान लो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैलकुलेटर में हम बहुत छोटे लेवल पे डेटा को हैंडल करते हैं। तो एक बार को अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं कैलकुलेटर का डेटा सीधा अपने हार्ड डिस्क में और फ्लैट फाइल सिस्टम में स्टोर कर दूँ। बट हम एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमको लाखों
लोगों का डेटा हैंडल करना होगा। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए जो हम सिस्टम बनाएंगे खुद से, तो उसके लिए मेरे को पूरी अपनी टीम रखनी पड़ेगी। मतलब मेरी बस डेटा को हैंडल करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इससे अच्छा हम मार्केट से एक सॉफ्टवेयर पैकेज लेंगे DBMS, जो मैनेज करेगा वो सारा डेटा। हम सीधा बात, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे यूज़र है, यूज़र बात करेगा DBMS सॉफ्टवेयर पैकेज से, और ये बैकएंड में काम तो सेम ही हो रहा है, ये भी डेटा को स्टोर कर रहा है हमारे फाइल सिस्टम में, फ्लैट फाइल सिस्टम में। बट हमको एक ये सॉफ्टवेयर पैकेज मिल गई, उसके ऊपर एक लेयर टाइप की, हमको सीधा एज अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इस सॉफ्टवेयर को बोलना है कि ये काम करो, इस डेटा को यहाँ पे स्टोर करो, ऐसे स्टोर करो, ये डेटा डिलीट करो, ये डेटा अपडेट करो। तो इससे काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू DBMS का। बेसिकली हम यहाँ पे टोटली DBMS नहीं पढ़ने आए हैं, हम रिवीजन करने आए हैं। तो हम ओवरव्यू ही देखेंगे। अब DBMS में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, कीज़। अगर मैं कीज़ की बात करूं तो कीज़ क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एनी रिकॉर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो भी हम डेटा देंगे इसको, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर देता है। अब टेबल्स में क्या होता है, टेबल्स में हमारे पास रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को मेरे को, इतनी सारी टेबल्स होगी, इतने सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो उस रिकॉर्ड को मेरे को आइडेंटिफाई भी तो करना है कि जैसे मान लो कि टोबी का डेटा चाहिए। अब टोबी का डेटा मेरे को निकालने के लिए उन लाखों लोगों के डेटा में से कोई तरीका तो चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास आ जाती है कीज़। कीज़ क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ताकि हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से फैच कर पाएँ, और फैच करने के बाद हम उसको अपने हिसाब से, हमको जैसे भी यूज़ करना है उस तरह से यूज़ कर पाएँ। तो आई होप आपको की समझ आया होगा कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेस में, क्योंकि हमारे पास लाखों लोगों का डेटा होगा, लाखों लोगों के डेटा में से हम की हेल्प से फैच करेंगे कि हाँ जी ये वाला डेटा टोबी का है और इस पे मेरे को ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कीज़ हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम की से सीधा डेटा निकाल ही लेंगे। तो हमने कीज़ को फिर फर्दर डिवाइड किया बहुत सारे सब पार्ट में। जो सबसे पहली की आती है अपने पास, मैं बोल सकता हूँ मेरे पास आती है सुपर की। अब सुपर की को हम किस तरह से समझ सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। थोड़ा सा टेक्निकल चला गया यहाँ पे। अब शायद आपको एट्रीब्यूट और टपल याद होगा। अब बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक टेबल है, इस टेबल में मान लो मैं स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, और मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम। आईडी मैंने बोली 1, नेम मैंने बोला टोबी। आईडी मैंने बोली 2, नेम मैंने बोला राहुल। ओके, अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जो नाम होगा अपना टेबल का, टेबल का नाम नहीं, जो नाम होगा अपना कॉलम का, उनको हम बोल देते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसके अंदर एक पूरा हमको रिकॉर्ड मिलेगा ना, इस पूरे को रिकॉर्ड या फिर हम टप्पल बोल देते हैं। टप्पल मतलब ये अपनी पूरी रो, जो भी अपनी रो है उसको हम टप्पल बोल देंगे यहाँ पे। और जो कॉलम का नाम हो गया, जैसे आईडी, आईडी में मेरे पास कुछ तो डेटा है, मैंने उसको बोल दिया रिकॉर्ड। आई होप आप, ओ रिकॉर्ड नहीं, मैंने इसको बोल दिया कॉलम, ओ सॉरी एट्रीब्यूट। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। तो सुपर की क्या है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मतलब मैं इन एट्रीब्यूट्स का सेट बना रहा हूँ। मतलब मैंने आईडी और नेम को लिखा, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी रो को। ठीक है, मैंने बोला 2 और नेम में मेरे को दे दो टोबी। तो 2 और टोबी इस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई भी एट्रीब्यूट
सेट ऑफ एट्रीब्यूट हम रखते हैं अपने पास। मैंने बोला ABC मेरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि इस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस पूरे एंटायर टेबल में। ठीक है, तो हम बोल देंगे वो सुपर की है। ठीक है, अब सुपर की के कुछ मतलब फीचर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सुपर की के। मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, सुपर की एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रिकॉर्ड को खाली आईडी की हेल्प से भी तो एक्सेस कर सकता था ना, मेरे को नेम की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मैं खाली आईडी को यूज़ करता तब भी मेरे पास ये रिकॉर्ड आता, बट मैंने यहाँ पे नेम भी यूज़ किया है। तो मतलब अपना आईडी और नेम और आईडी और खाली नेम, ये तीनों हो जाएंगे एग्जाम्पल किसके, सुपर की के। राइट, तो सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। ऐसे भी चांसेस होंगे कि सुपर की में हमने कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं और उन उनसे बहुत कम एट्रीब्यूट्स में हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें नेसेसरी नहीं है कि ये मिनिमल हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई, मैंने एक एग्जांपल लिया ABC की सुपर की ए बी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, ए सी भी हो सकती है, ए बी सी भी हो सकती है, खाली बी भी हो सकती है, खाली सी भी हो सकती है। तो ये सारे हो जाएंगे अपने एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर की। ABC यहाँ पे हो गए अपने टेबल नेम, और टेबल नेम नहीं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये सारी हो गई सुपर की। बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। अब सुपर की के बाद अपने पास एक और इम्पॉर्टेंट की आ जाती है जो बेसिकली होती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हम डेटाबेस में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में ला रहे होंगे, क्योंकि कैंडिडेट की हेल्प से ही हम जब 1NF 2NF 3NF और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे, उनको फाइंड करेंगे, वहाँ पे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैंडिडेट की निकालना और समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मिनिमल सुपर की, सिंपल एंड स्ट्रेट, मतलब अपने पास हमने बहुत सारी सुपर की निकाल रखी है। मतलब अपने पास एक टेबल है, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे टेबल है और इस टेबल में मेरे पास रिकॉर्ड है कुछ। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे है एक नेम है और एक आईडी है। नेम में मेरे पास है अतुल, टोबी, राहुल, गौरव, और आईडी है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, अब ये तो डेटा कुछ तो मेरे पास इस टेबल में है। अब मेरे पास इसकी बहुत सारी सुपर कीज हो जाएगी। मैं आईडी की हेल्प से भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और आईडी नेम की हेल्प से भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, खाली नेम की हेल्प से भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ डेटा को। तो ये सारी बन गई अपनी सुपर कीज। अब अगर मैं इसमें सबसे मिनिमल वाला देखूंगा तो आईडी मेरे पास एक ऐसा मिनिमल और यूनिक चीज़ आ जाती है जिसकी हेल्प से मैं इन सारे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। आईडी नेम, अगर मैं नेम को हटा भी दूँ तो भी मैं केवल और केवल आईडी की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। हम यहाँ पे नेम नहीं लेंगे क्योंकि नेम तो रिपीट हो सकते हैं। मान लो मेरे पास एक और गौरव था जिसकी आईडी थी 5, तो हम आईडी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेम की हेल्प से नहीं कर सकते। तो इन दोनों में मिनिमल वाला कौन सा है, आईडी। तो जो भी मिनिमल सेट ऑफ सुपर कीज होगा उसको हम बोल देंगे कैंडिडेट की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आईडी और नेम की हेल्प से अगर मैं इस डेटा को एक्सेस करने की, किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे नेम को ना भी लूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो मैं बेखाम में नेम को क्यों ले रहा हूँ ना। इसलिए हमारे पास कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट है जिसकी कैंडिडेट की में हमारे पास मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आते हैं, कम से कम एट्रीब्यूट रखेंगे। वो मतलब एंड पॉइंट है जो कैंडिडेट की में है एट्रीब्यूट्स, वो है एंड पॉइंट। उसमें से अगर हम एक भी एट्रीब्यूट
हटाते हैं तो हमको हमारा रिकॉर्ड एक्सेस नहीं मिलेगा, हम उस रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा कि ये होता है अपना कैंडिडेट की प्रॉपर्टीज, मतलब यूनिक है और मिनिमल है। नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आर अलाउड, कोई भी फालतू के और एक्स्ट्रा के एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे अलाउड नहीं है और हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। इफ ए अलोन आइडेंटिफाई द टपल कैंडिडेट की इज ए, नोट द कैंडिडेट की इज ए बी सी। मानो मेरे पास एक ए बी सी डी टेबल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए मेरी आईडी है और ये नेम है और ये बाकी की डिटेल्स है। तो अगर मैं अकेले ए की हेल्प से पूरे टपल को, पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यूनिकली फैच कर सकता हूँ, तो मेरे को ए बी और ए बी सी और ए बी डी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में ए कंटेन है और एक केवल और केवल ए की हेल्प से मैं पूरे डेटा का एक्सेस ले सकता हूँ, पूरे रिकॉर्ड को फैच कर सकता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी कैंडिडेट की में आप बी सी और अदर एट्रीब्यूट को भी ऐड करो, क्योंकि कैंडिडेट की में हम एकदम मिनिमल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। अब कैंडिडेट की के बाद अपने पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको हम बोल देंगे प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, वन कैंडिडेट की सिलेक्ट एज मेन की, ठीक है। अब हमारे पास ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम खाली कैंडिडेट की जो जितने भी हमारे पास कैंडिडेट की आए हमने उन सबको ही यूज़ कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में डेफिनेटली मेरे को आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि मैं नेम और ईमेल की हेल्प से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। आईडी और ईमेल की हेल्प से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट और मिनिमल है और ईमेल भी सिंगल है और मिनिमल है। अब यहाँ पे मेरे को एक और मेन टास्क मिल जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एक प्राइमरी की बना रहे होंगे। बेसिकली प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की हम सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट की में से कौन सा वेल सूटेड है इसके लिए और कौन सा कैंडिडेट की एलिजिबल है रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए मेरे मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि आईडी बनेगी प्राइमरी की, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया आईडी बनेगी मेरी प्राइमरी की। वन कैंडिडेट की सिलेक्टेड एज अ मेन की, मैंने मेन की एज अ आईडी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो मेरी बन गई आईडी प्राइमरी की। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप आईडी ही सिलेक्ट करो, हम ईमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है डेटा को और ये मिनिमल है, मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आए हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिक होना चाहिए और इसकी एक सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये नल नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आईडी को ही क्यों कैंडिडेट प्राइमरी की बोला, क्योंकि देखो आईडी है वो अपने पास होगी ही, 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ तो आईडी होगी ही। माइट बी देयर इज अ चांसेस दैट अ यूजर डू नॉट फिल देयर email address, so there would be a possibility that they are not providing their email id। so email id की जगह हमारे पास एक null नाम का डेटा अपने DBMS में डेटा बेस में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि दिस रिकॉर्ड कंटेन्स द नल। तो हम अगर ईमेल को प्राइमरी की बनाएंगे तो देयर माइट बी चांसेस दैट नल आ जाएगा और प्राइमरी की में नल नहीं आना चाहिए। ये प्राइमरी की का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रोल नंबर और सेम एग्जांपल इसने भी लिया हुआ है यहाँ पे। तो हमने प्राइमरी की रोल नंबर को बनाया। अब अल्टरनेट की आ जाता है मेरे पास। अब देखो मानो कि मेरे पास ये कैंडिडेट की थी और कैंडिडेट की में से मैंने माइनस कर दिया प्राइमरी की, तो जो बचेगा मेरे पास वो हो जाएगा अल्टरनेट की, राइट। मतलब मेरे पास 10 कैंडिडेट
की थी, 10 में से मैंने एक को चूज़ कर लिया प्राइमरी की, जो 9 बची वो 9 हो गई अपनी अल्टरनेट की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोल नंबर और ईमेल को चूज़ किया एज अ कैंडिडेट की, और जिसमें से मैंने रोल नंबर को क्या बना दिया, रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब मेरे पास ईमेल भी तो बच गया। ईमेल क्या करेगा, ईमेल भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है रिकॉर्ड को। तो मैंने बोला कि जो मेरा ईमेल है वो हो गया अल्टरनेट की, रिमेनिंग कैंडिडेट कीज आर अल्टरनेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की। ठीक है, सिंपल इजी पीजी। कंपोजिट की और फॉरेन की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अच्छे से समझेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कीज फॉर्म्ड यूजिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर हम किसी भी की को मल्टीपल एट्रीब्यूट की हेल्प से फॉर्म कर रहे हैं तो वो हो जाती है अपनी कंपोजिट की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। नाइदर अलोन आइडेंटिफाई द टपल बट टुगेदर दे डू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में मेरे पास स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड फिल करा हुआ है। ना स्टूडेंट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है और ना कोर्स आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मैंने दो को मिक्स करके एक आईडी बना ली। ठीक है, दो को मिक्स करके एक आईडी बना ली, दो को मिक्स करके हमने यहाँ पे क्या किया, एक की बना ली। तो मैंने यहाँ पे बोला कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी क्या हो गए, मेरे कैंडिडेट की हो गए ना, क्योंकि ना ही स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है अकेले और ना ही कोर्स आईडी कर पा रहा है। तो मैंने दोनों को मिला के क्या किया, एक दोनों को मिला के एक की बना दी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा डेटा को। अब फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की समझने के लिए हमको अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा, और फॉरेन की को हम एक डेडिकेटेड लेक्चर में समझेंगे। तो एट्रीब्यूट रेफरिंग टू द प्राइमरी की फ्रॉम द अनदर टेबल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मेरे पास आईडी है, नेम है और कोर्स आईडी है, और दूसरी टेबल है मेरे पास जहाँ पे मेरे पास कोर्स आईडी है और यहाँ पे मेरे पास है कोर्स नेम। ठीक है, अब मैंने कोर्स आईडी यहाँ पे भी मेंशन करी हुई है, तो ये कोर्स आईडी रेफर कर रहा है इस टेबल को। ठीक है, तो एट्रीब्यूट रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, तो ये वाला एट्रीब्यूट रेफर कर रहा है प्राइमरी की को दूसरे टेबल की ना। तो फिर ये प्राइम फॉरेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको फॉरेन की बनानी होती है। क्योंकि अगर हम फॉरेन की नहीं बनाएंगे तो अपना टेबल, मतलब अपना टेबल, जो टेबल हम बनाएंगे उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। तो मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, हाँ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। जैसे मान लो मेरे पास ए स्टूडेंट 1 आईडी पे ए स्टूडेंट है जो मैथ्स के कोर्स में एनरोल, जो 1 कोर्स में एनरोल है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मैथ्स। मेरे पास एक 2 स्टूडेंट है जिसका नाम है बी, वो भी 1 में एनरोल है। तो मेरा डेटा, अगर मैं सेम डेटा को इसमें फिल करूँगा तो बहुत सारी, हम आगे देखेंगे, हम इसको आगे देखेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डेटा रिपीट होगी। वो डेटा रिपीट ना हो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इन डेटा को यहाँ पे एक और फॉरेन की बना रखी है, वो रेफर कर रहा है उस टेबल को। अगर आपको रेफरेंस चाहिए 1 का तो आप उस टेबल पर जाइए और देखिए क्या है। 1 पे हमारे पास मैथ्स ले रखा है, 2 पे मैंने मान लो हिंदी डाल रखा है, तो कोई स्टूडेंट एनरोल है 1 में, तो मतलब यहाँ से आगे पता चल जाएगा कि वो मैथ्स में एनरोल है। तो हम मल्टीपल टाइम 1 दे सकते हैं, लेकिन इस डेटा को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स नहीं दे सकते। अगर मैं किसी भी डेटा को डिलीट कर दूंगा तो वो डेटा मेरे पूरे टेबल में से चला जाएगा ना, अपडेट करूंगा तो पूरे टेबल में ही अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक अलग टेबल बनानी पड़ी, और मैंने अपनी टेबल में, अपने स्टूडेंट की टेबल में क्या किया, एक फॉरेन की बनाई जो फॉरेन की रेफर कर रही है उस टेबल को, ताकि मैं रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। और अच्छे से समझेंगे इसको, टेंशन मत लो आने वाली वीडियो में। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं।
स्टूडेंट आईडी और नेम, एनरोलमेंट आईडी और नेम, तो स्टूडेंट आईडी इन एनरोलमेंट फॉरेन की। अब दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन सम कैंडिडेट की। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। जब भी हम 1NF 2NF BCNF पढ़ेंगे, 3NF, और तो गेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये उसका उस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्राइम एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कैंडिडेट की में। बेसिकली अगर मैंने बोला कि मेरी कैंडिडेट की ए बी है और सी डी है, तो यहाँ पे अपने प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। दीज ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वही होते हैं, इसका ऑपोजिट, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैंडिडेट की मेरी ए बी है, तो प्राइम वाले तो ए बी हो जाएंगे और नॉन प्राइम वाले अपने क्या हो जाएंगे? सी डी ई। ठीक है, तो सिंपल, इजी पीजी, बट ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आएंगे, क्योंकि जब भी हमको ये पता करना होगा कि ये डेटा 1NF में है, 2NF में है, 3NF में है, BCNF में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको रोल देखने को मिल जाता है प्राइम और नॉन प्राइम का। तो ये आगे यूज़फुल आएगा, ये आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं। एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की, एवरी प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की, सुपर की में बी मिनिमल, कैंडिडेट की मस्ट बी मिनिमल। सुपर की मिनिमल हो सकती है, नहीं हो सकती है, सुपर की मर्जी है। कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैंडिडेट की हम फाइंड कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एफडी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो उसमें हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये अपना कैंडिडेट की है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है जो फाइंड एट्रीब्यूट दैट नेवर अपीयर्स इन RHS। मतलब जो एट्रीब्यूट RHS में नहीं आया है, सबसे पहले उसको फाइंड करो। और दोज एट्रीब्यूट मस्ट बी इंक्लूड इन द कैंडिडेट की। जो नहीं आया, मान लो मेरे पास बी नहीं आया RHS में, तो मैं बी को इंक्लूड करूंगा कैंडिडेट की में। स्टेप 2, टेक अ क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट। अब क्लोजर क्या नहीं चीज आ गई? ठीक है, क्लोजर जैसे मानो मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए से मैं बी पे गया और बी से सी पे, बी ए टेंडिंग टू बी, बी टेंडिंग टू सी। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे को क्लोजर निकाल के दो एक, तो हम क्लोजर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लोजर में क्या डेटा आ जाएगा? क्लोजर जैसे मेरे को ए का निकालना है, तो मैं ए लिख दूंगा। ए टेंड्स टू बी, ए से मैं बी पे गया और बी इम्प्लाइज सी, बी से मैं सी पे गया, तो ए का क्लोजर हो जाएगा ABC। ठीक है, तो टेक अ क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट, हमको क्लोजर लेना होगा एट्रीब्यूट्स का। अब स्टेप 3, चेक वेदर क्लोजर कंटेन्स ऑल एट्रीब्यूट, इफ यस इट इज अ सुपर की, इफ ऑल्सो मिनिमल इट इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ABC। मैंने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ली, फाइंड द कैंडिडेट की फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया? सिंपली क्लोजर निकाला। ठीक है, ए से मैं गया बी पे, बी से मैं आ गया सी पे। ठीक है, अगर मैं ए का यूज़ करके क्या कर रहा हूँ, ए की हेल्प से मैं बी पे भी जा पा रहा हूँ और सी पे भी जा पा रहा हूँ, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या ए मेरी कैंडिडेट की है? हाँ जी, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ए की हेल्प से बी पे भी जा पा रहा हूँ और ए की हेल्प से सी पे भी जा पा रहा हूँ। इसमें अपना पूरा डेटा आ रखा है, तो मैं बोल दूंगा कि with the help of A, I am able to determine all the possible attributes of a functional dependency. So A is our candidate key। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी लिख रखा है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं ए की हेल्प से बी पे जा पा रहा हूँ। अगर मैं क्लोजर निकालूँ ए का, तो मैं ए की हेल्प से बी पे जा पा रहा हूँ। लेकिन अब
सी और डी तो बच गया मेरे पास ना। तो मेरे को इसको कैंडिडेट की नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं अगर सी का क्लोजर निकालूं तो मेरे पास आएगा सी और डी। इस, इससे भी मेरे पास सारा डेटा नहीं आया। अगर हमारे पास सारा डेटा आ जाता है ए बी सी डी किसी एक के क्लोजर निकालने से, तो हम बोलेंगे वो हमारी कैंडिडेट की है। अगर मैं ए सी का क्लोजर निकालूं, हमने देखा था जो एट्रीब्यूट आरएचएस में नहीं प्रेजेंट है हम उसको इंक्लूड करेंगे कैंडिडेट की में। ठीक है, तो मैंने आरएचएस में सी प्रेजेंट नहीं था तो मैंने सी को इंक्लूड किया, तो मैंने ए सी को लिया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे दो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो इसका क्लोजर कैसे निकालते हैं। मैं जो भी दो आए हैं उसको लिख दूंगा ए सी। ए की हेल्प से मैं बी के पास जा पा रहा हूँ, मतलब ए इम्प्लाइज बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। और मेरे पास यहाँ पे सी था तो सी इम्प्लाइज डी, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डी। तो एक कैंडिडेट की इसका बन जाएगा अपना ए सी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैंडिडेट की कैसे निकाल सकते हैं। तो कैंडिडेट की आ गया अपना ए सी। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक। कैंडिडेट की मिनिमल एट्रीब्यूट सेट हुज क्लोजर कंटेन ऑल एट्रीब्यूट्स। एक सिंपल लाइन में आ गया सब कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर की यूनिकली, हाँ हमने ये सब कुछ देख ही लिया था। और थोड़े से क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। अब इसकी कैंडिडेट की निकालनी होगी तो क्या आएगी। देखो, ए से मैं बी के पास भी जा पा रहा हूँ, ए से मैं सी के पास भी जा पा रहा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं ए का क्लोजर लूँगा तो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे को क्या करना है, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है ए बी। ए बी से मैं सी के पास जा पा रहा हूँ तो मेरा ए बी सी आया। सी से मैं दोबारा ए के पास जा पा रहा हूँ, तो मतलब ए बी सी तो आ ही गया था। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारे पास ए बी सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी कैंडिडेट की होगी ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी की हेल्प से मैं सी पे भी जा पा रहा हूँ। अगर मैं खाली सी को चूज़ करूँ तो सी की हेल्प से मैं खाली ए के पास जा पा रहा हूँ, मेरे पास बी रह जाएगा। तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ए बी। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को इसमें कैंडिडेट की फाइंड करना है। अगर मैं ए को बोलूं कैंडिडेट की, तो मैं ए का क्लोजर निकाल लूंगा। अगर ए का क्लोजर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए आया। ए से ए इम्प्लाइज कर रहा है बी को, बी आ गया। बी इम्प्लाइज कर रहा है सी को, सी आ गया। सी इम्प्लाइज कर रहा है डी को, डी आ गया। तो मतलब इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है ए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अगर मैं ए बी से सी पे जा पा रहा हूँ और मैं सी से डी पे जा पा रहा हूँ, तो मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ए बी को कैंडिडेट की बनाऊँ तो मेरे पास ए बी तो पहले आ जाएगा, और ए बी इम्प्लाइज कर रहा है सी को तो सी भी आ जाएगा, और सी इम्प्लाइज कर रहा है डी को तो डी भी आ जाएगा। तो ए बी की हेल्प से मैं सारा डेटा निकाल पा रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं ए बी होगी कैंडिडेट की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मैं ए से बी के पास जा पा रहा हूँ, और सी तो है ही नहीं। अगर मैं सी को लूँगा तो सी से डी के पास जा पाऊँगा। तो मेरे को इसमें ए सी को बनाना पड़ेगा कैंडिडेट की। अगर मैं ए सी लेता हूँ, ए सी का क्लोजर निकालता हूँ, तो मेरे पास आया ए सी। ए से मैं बी के पास जा पा रहा हूँ और सी से मैं डी के पास जा पा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा ए सी कैंडिडेट की। बेसिकली ये इम्प्लाइज होता है, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं ए से बी के पास जा पा रहा हूँ, बस एज अ प्रैक्टिस। तो अगर इसकी कैंडिडेट की निकालूँ तो मेरा हो जाएगा ए बी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, ए से मैं बी के पास जा ही रहा हूँ, तो अगर ए का क्लोजर लूँ तो मेरे पास ए बी दोनों आ जाएगा। अगर मैं बी का क्लोजर लूँ इसमें, तो मेरे पास फिर से ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, क्योंकि बी तो रहता ही है, और बी से मैं ए के पास आ गया। बी इम्प्लाइज ए को कर रहा है, तो क्या हम इसमें बोल सकते हैं ए एंड बी दोनों ही कैंडिडेट की है। हाँ जी, ये अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर मैं ए का क्लोजर लूँ तो मैं ए से बी पे आ गया, बी से सी पे आ गया, तो ए बी सी तीनों चीज़ आ गया। लेकिन ये अपना डी और कंटेन कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि मैं ए डी लूँ।
ठीक है। अगर मैं ए डी लेता हूँ तो मैं ए से तो पहले बी के पास गया, बी से मैं सी के पास गया, और डी अपना है ही है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे डी तो कहीं आया ही नहीं ना, तो कैंडिडेट की में हमको डी लेना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि होगा ए डी। अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी ए बी सी डी है। अगर मैं ए बी को कैंडिडेट की बनाता हूं तो मैं ए बी से सी के पास जा रहा हूं और सी डी आ गया ना, सी डी से ए के पास जा पा रहा हूँ, यहाँ पे डी स्किप हो रहा है अपना, तो डी स्किप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं सी ए डी, तो मैं ए बी डी को बनाऊं कैंडिडेट की, तो ए बी डी आया, ए बी से मैं सी के पास गया, सी डी से मैं ए के पास वापस गया। वेट 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 वेट, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ए बी से मैं आया सी के पास और सी डी से आया ए के पास, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे डी गायब हो रहा है। तो अगर मैं सी डी लूँ तो आई होप इसके ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन ए बी की हेल्प से हम फाइंड कर पा रहे हैं क्या? ए बी की हेल्प से मेरे को खाली सी मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। सी डी, अगर मैं सी डी की हेल्प से करूँगा तो सी डी की हेल्प से मेरे पास ए आ जाएगा, लेकिन सी डी ए की हेल्प से मेरे पास सी डी ए की हेल्प से मेरे पास बी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बी डी की बात करूँ तो मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसको अभी हम स्किप करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो मतलब ये क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊँगा और उसको हम फिर से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम रिवीजन में। ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, ए से मैं बी के पास जा पा रहा हूँ, बी से मैं सी के पास, तो ए बी ए हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखूँ तो मैं ए से मेरा बी आया और बी से सी आया, तो इसका भी ए हो जाएगा कैंडिडेट की। तो आई होप मे बी ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था। इसमें भी कैंडिडेट की फाइंड करना है। ए का क्लोजर लिया तो बी आया, ए आया, बी से सी आया और सी डी से ए आया, तो ए तो नहीं होगा। अगर मैं सी डी को लूँ तो सी डी से मेरे पास ए आया, ए से मेरे पास बी आया, बी से मेरे पास सी आया, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी। क्या ए डी से कर सकते हैं हम? ए तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सी डी सही है, ए डी होगा क्या? ए डी, ए से मैं गया बी के पास, बी से गया मैं सी के पास, डी से आया मैं ए के पास, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी हो जाएगा। इसमें ए से बी, ए से सी, ए से डी, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे मैंने लगता है क्लोजर के। इसका हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी से सी पे भी जा रहे हैं, ए बी से डी पे भी जा रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अपना ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो ए करेक्ट होगा। बी से सी से ए, तो बी भी करेक्ट होगा, ए से बी हो गया। बी से सी, सी से ए से बी, ये भी करेक्ट होगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो आप किसी का भी वो निकालोगे क्लोजर, अगर आप ए का क्लोजर निकालो या बी का क्लोजर निकालो या सी का क्लोजर निकालो, किसी का भी क्लोजर निकालो, आपके पास ए बी सी आ ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसमें ये था अपना कैंडिडेट की। तो आई होप आपको कैंडिडेट की निकालना आ ही गया होगा। तो मैं बाकी के क्वेश्चन ना सॉल्व करके हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को लास्ट देख लेते हैं। ए से गया मैं बी के पास, बी सी से आया डी के पास, तो मेरे को अगर मैं ए सी लूँ
तो ए से गया बी के पास, सी हमारे पास पहले से ही था, बी सी से आ गया मैं डी के पास। तो मतलब अगर मैं ए सी को बोलूँ तो ये हो जाएगा अपना कैंडिडेट की। क्या बी सी कैंडिडेट की बन सकता है? नहीं, क्योंकि बी सी से हम अपने पास खाली डी आएगा। ए डी बन सकता है? नहीं। ए बन सकता है? नहीं। तो ए सी ही करेक्ट आंसर होगा। और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। आई होप आपको कैंडिडेट की निकालना तो आ गया होगा, सुपर क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए कैंडिडेट की निकालने के। हम कैंडिडेट की पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कैंडिडेट की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको दूसरे टॉपिक्स के लिए। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस लगता है इंक्लूड हो गए थे कैंडिडेट की के रिगार्डिंग। मैंने बेसिकली चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दिया था, उसने मेरे को ये सारे क्वेश्चंस बना के दे दिए। ये रहे इसके सारे आंसर्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन बेसिकली कैंडिडेट की निकालना तो सुपर इजी है, आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होगा कैंडिडेट की निकालने में। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं और दूसरे क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें? अगर मैं इसको इस वीडियो में कवर करूँगा तो ये कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 24, 25, 27 क्वेश्चन और हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और इस वीडियो में हमने केवल और केवल कैंडिडेट की निकालना सीखा, जो कि इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम आगे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ निकालने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंडिडेट की निकालना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रो बन गए होगे कैंडिडेट की निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकी बचे हुए, और हम और भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। डीबीएमएस का ये फर्स्ट लेक्चर था रिवीजन का। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक बटन ज़रूर हिट करना, और एक कमेंट करना कि आपकी रिवीजन कैसी चल रही है, अच्छी ही चल रही होगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।